हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज यानी फैलेसीज ऑफ वीक इंडक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे 3 फैलेसीज जो कि वीक इंडक्शन से महसूस होती हुई दिखी थी हमें, यानी किस तरीके के डिफेक्ट्स हमने देखे थे। हमने देखा था अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, यानी जहां पर कोई अथॉरिटी उतनी क्रेडिबल ना हो तो हम उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में जो उसके द्वारा किए गए टिप्पणियां होंगी या ओपिनियंस दी होंगी या उसके स्टेटमेंट्स, उनको हम वीक इंडक्शन में लेके रहेंगे। इसके बाद हमने देखा था अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस में हमने बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट होता हुआ दिखा था और वहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी देखे थे, जैसे कोर्ट रूम प्रोसीजर में होता है। तीसरा हमने देखा था हेस्टी जनरलाइजेशन, ठीक है, जहां पर हम एक छोटे से सैंपल को पूरे के पूरे पॉपुलेशन पर प्रोजेक्ट कर देते हैं और एक तरीके का जनरलाइजेशन बना देते हैं जो कि गलत होता है, यानी वहां पर वीक इंडक्शन होता है। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे लगभग 3 और फैलेसीज इसमें, और इसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि फैलेसीज ऑफ वीक इंडक्शन का जो सब ग्रुप है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम आज कुछ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस, यानी कुछ फैलेसीज आइडेंटिफाई करेंगे जो कि रिलेटेड होंगी फैलेसीज ऑफ वीक इंडक्शन से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। आज की पहली फैलेसी देखेंगे हम। तो ये रही पहली फैलेसी आपके स्क्रीन पे। आज हम देखेंगे फॉल्स कॉज फैलेसी। कॉज इफेक्ट तो हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने कॉज इफेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं जब हम क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे। तो उसमें हमसे कई बार क्वेश्चंस में कॉज इफेक्ट पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट कॉजेज पूछे जाते हैं या डिपेंडेंट इफेक्ट्स पूछे जाते हैं, या इंडिविजुअली कोई स्टेटमेंट हो सकता है वो कॉज इफेक्ट हो ही ना, यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से इवेंट्स। चलिए देखते हैं कि अगर हमें इस तरीके के आर्गुमेंट्स जिसमें इस तरीके के डिफेक्ट्स हो, जहां पर कॉज इफेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो उनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे फॉल्स कॉज में। लगभग 4 तरीके से हम इनको कॉज इफेक्ट में ला सकते हैं और चारों ये जो डिफेक्ट्स होंगे ये इस कॉज इफेक्ट में हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखे भी हैं चारों टाइप, आप देख सकते हैं। 2 यहाँ लिखे हैं, 2 नेक्स्ट स्लाइड में हैं। तो पहला स्लाइड देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि देयर आर 4 वेज दैट एन आर्ग्यूमेंट कैन शो फॉल्स कॉज फैलेसी। 4 तरीकों से फॉल्स कॉज फैलेसी देखने को मिल सकती है आपको। तो चलिए पहली देखते हैं। पहला क्या है, इमेजिनरी कॉज इफेक्ट। एग्जाम्पल से बेटर समझोगे आप। ऐसे तो नाम से भी पता चल रहा है कि जो कॉज इफेक्ट होगा 2 स्टेटमेंट्स के बीच में वो इमेजिनरी होगा, यानी उसके होने के चांसेस बहुत ही रेयर होंगे, बहुत ही प्रोबेबल होगा वो। चलिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल कहता है, उससे थोड़ा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। एवरी टाइम वी वेयर रेड कैप ड्यूरिंग द मैच वी लूज। मतलब हर बार जब भी हम सब रेड कैप पहनते हैं हम मैच लूज कर जाते हैं। Therefore, to win the match next time, we should avoid wearing red cap. काफी सुपरस्टिशियस बात है ये। क्या इसका इंडक्शन आपको दिख रहा है? क्या प्रेमाइसिस से कंक्लूजन फॉलो होता हुआ दिखता है? बहुत ही रेयर चांस है ये, बहुत ही इंडिपेंडेंट इवेंट है। हमें पता है जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या कोई मैच खेलते हो तो क्या वहां पर रेड कैप का बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है? इसके चांसेस बहुत कम होंगे, बहुत ही रेयर चांसेस होंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद शायद आप कोई 10 में से 1 चांस ऐसा हो कि रेड कैप पहनने की वजह से आप मैच लूज कर जाओ, ठीक है। हो सकता है ओपोनेंट पे उसका कुछ इफेक्ट पड़ता हो साइकोलॉजिकल, ये हो सकता है। इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत ही वीक इंडक्शन है, बहुत ही डिफेक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा इस तरीके का आर्ग्यूमेंट कि अगर आप नेक्स्ट मैच में भी ये रेड कैप पहनोगे तो आपके लूज होने के चांसेस होंगे। तो इसको अवॉइड करना चाहिए? जी नहीं, मुझे नहीं लगता। ये काफी इमेजिनरी है, तो इसीलिए हम इस तरीके के जो आर्ग्यूमेंट्स को अगर हम देखेंगे तो उनको हम इमेजिनरी कॉज इफेक्ट मानेंगे, यानी यहां पर फैलेसी अकर होगी किसकी? फॉल्स कॉज की फैलेसी, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या हो सकता है। 2 स्टेटमेंट्स के बीच में और किस तरीके के इमेजिनरी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हो सकते हैं या डिफेक्टिव कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। इमेजिनरी तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कोइंसिडेंटल। अब 2 स्टेटमेंट्स ऐसे हो जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, कोइंसिडेंस हो रहा हो दोनों के बीच में, और हम फिर भी उसमें एक रिलेशनशिप निकाल लें तो वहां पर भी वैरायटी ऑफ फॉल्स कॉज हो जाएगी। कैसे होगी? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर मोर लॉ बुक्स देन एवर बिफोर एंड मोर क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड देन एवर बिफोर। यहाँ पर क्लियरली जो ऑथर है उसने क्लियरली ये स्टेट किया है कि जितने भी आप देख रहे हो क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं और लॉ बुक्स भी बढ़ती चली जा रही है, लॉज बढ़ते चले जा रहे होंगे तो बुक्स भी बढ़ती चली जा रही होंगी। देयरफॉर टू एलिमिनेट क्राइम वी मस्ट एलिमिनेट द लॉज। अब एक इमेजिनरी एक तरीके का रिलेशनशिप देखा, एक को रिलेशनशिप देखने की कोशिश की गई जिसका कोई भी दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। हमें पता है लॉ बुक्स का क्राइम से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली तो बहुत कुछ है कि हमें पता है कि क्राइम को हम स्टैट्यूट बुक्स में रखते हैं, उसके लिए हमारे पास एक पीनल कोड होता है और अलग से भी स्पेशल लोकल लॉज होते हैं। तो इसका मतलब लोकल लॉज बढ़ने की वजह से लॉ बुक्स भी बढ़ती चली जा रही हैं, बट दैट डजंट मीन कि क्राइम को कम करने के लिए हमें बुक्स को कम करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही हाईली नॉन इंडक्टिव होगा।
तो इस तरीके का जो कोइंसिडेंटल कॉज इफेक्ट अगर आपको कहीं दिखेगा तो वहां पर भी आप बोलोगे कि यहाँ पर एक फेलेशियस आर्ग्यूमेंट दिया है, यहाँ एक मिस्टेकन या डिफेक्टिव आर्ग्यूमेंट है जिसको हम बोलेंगे फॉल्स कॉज। ठीक है, चलिए देखते हैं दो और कौन से टाइप है, इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टू कॉजेस। तो थर्ड हम देखेंगे ओवर सिंप्लीफाइड कॉज। अब इसको ओवर सिंप्लीफाइड क्यों बोलेंगे ये एग्जाम्पल से आप बेटर भी समझ पाओगे, फिर भी मैं एक थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। जहां पर भी आप देखोगे जो फैक्टर्स हो सकते हैं, जो कॉजेज हो सकते हैं किसी इफेक्ट के होने के, वो एक से ज्यादा होंगे और हम किसी एक फैक्टर को लेकर ही उस पर इफेक्ट डालेंगे, तो वहां पर ये ओवर सिंप्लीफाइड कॉज इफेक्ट देखने को मिलेगा। कैसे, एग्जांपल देख लो आप तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज डिक्लाइनिंग इन आवर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज दीज डेज। आजकल हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की, वो डिक्लाइन हो रही है। अब हमने यहाँ पर क्या उसका कॉज बताया है, क्लियरली आवर टीचर्स आर नॉट डूइंग देयर जॉब्स दीज डेज, यानी टीचर्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अब ये जो बात है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉज को आप लेकर के इफेक्ट डाल रहे हो, क्या और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो डिक्लाइन कर रही है? बहुत से हो सकते हैं। हो सकता है स्टूडेंट्स ध्यान न दे रहे हों, हो सकता है स्टूडेंट्स अब का इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादातर दूसरे चीज़ों में आ चुका हो, पढ़ाई पे ध्यान ना हो, और भी बहुत से पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ का मैनेजमेंट ठीक ना हो सकता है फीस बहुत बढ़ा दी गई हो और लोग वहाँ अच्छे एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, या स्टैंडर्ड आपने गिरा दिया हो, थोड़ा सा आपने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को पीछे कर दिया हो। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत से और अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप सिर्फ एक ओवर सिंप्लीफिकेशन दे रहे हो एक पर्टिकुलर चीज़ को बता के कि सिर्फ टीचर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो डिक्लाइन कर गई है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। हो सकता है 4 या 5 ऐसे फैक्टर्स हो जिसकी वजह से सारा प्रोसेस हो रहा हो, तो हमने सिर्फ एक कॉज के बारे में बात की जिसकी वजह से इफेक्ट आया, जो कि इनफ नहीं है उसको रीज़न करने के लिए। ये जो पर्टिकुलर आपने रीज़न दिया है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि हमको ये चीज़ क्लियर हो पाए या ये चीज़ प्रूव हो पाए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिक्लाइन हुई है। चलिए ठीक है, ये बात इस तरीके के अगर हमें आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे तो हम इनको भी एक फैलेशियस फॉल्स कॉज मानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की लास्ट ये कॉज इफेक्ट में जो टाइप हम देखेंगे, गैम्बलर्स फैलेसी। नाम से ही लग रहा होगा कि यहाँ कुछ गैम्बलर का इशू आ रहा है, बट ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, इसका नाम है गैम्बलर्स फैलेसी, बट हम इसको फॉल्स कॉज ही बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे आप बेटर। अ फेयर कॉइन वॉज फ्लिप्ड 5 टाइम्स इन अ रो। एक फेयर कॉइन को आपने 5 बार थ्रो किया, ठीक है, और हर टाइम एंड ईच टाइम इट केम अप हेड्स, देयरफॉर इट इज एक्सट्रीमली लाइकली दैट इट विल कम अप टेल्स ऑन द नेक्स्ट फ्लिप। क्या ऐसा हो सकता है? अगर हम किसी कॉइन को 5 बार फ्लिप करें और हर बार हेड्स आ जाए, तो क्या नेक्स्ट फ्लिप पर ये टेल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या? जी नहीं। हमें अच्छी तरीके से पता है कि हर बार जब भी आप कॉइन को टॉस करोगे तो वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट होगा और हेड या टेल आने के बिल्कुल ही इक्वलेंट चांसेस होंगे। सिर्फ ये बोल देना कि 5 बार हेड्स आया इसलिए छठी बार टेल आएगा, ये एकदम ही गलत होगा, एक फैलेशियस होगा आर्ग्यूमेंट, और इसीलिए इसको हम बोलेंगे फॉल्स कॉज। इसीलिए इसको गैम्बलर्स फैलेसी भी बोलते हैं। एक तरीके का प्रेडिक्शन है जो गैम्बलर्स करते हैं जब वो गैम्बल करते हैं। ठीक है, तो यानी ये 4 तरीके से आप कॉज इफेक्ट में डिफेक्ट पाओगे, और इन डिफेक्ट्स के हम स्पेसिफिकली फॉल्स कॉज वैरायटी में हम डालेंगे। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने इनको एक नाम दिया है, ओवर सिंप्लीफाइड कॉज, या आपने देखा अभी गैम्बलर्स फैलेसी। इससे पहले मैंने आपको बताया 2 चीज़ें और, ठीक है, इससे पहले हमने 2 चीज़ें और डिस्कस की हैं, इमेजिनरी कॉज इफेक्ट एंड कोइंसिडेंटल कॉज इफेक्ट। ठीक है, इसी के साथ हम फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज को खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं स्लिपरी स्लोप। अब स्लिपरी स्लोप से नाम तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप स्लोप कर रहे हो, ऊपर से कहीं नीचे की तरफ आते हो। स्लिपरी स्लोप यही होता है ना जब आप नीचे गिरते हो धड़ाम से, यानी कि आपने प्रेडिक्शन दिया है, ठीक है, पहला स्टेप आपने लिया है और आपने प्रेडिक्शन कर दिया किसी डिजास्टर के होने का। एक चेन रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको, देख रहे हो आप यहाँ पर, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होगा तो डिजास्टर हो जाएगा लास्ट में। जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स आप देखोगे, ये भी एक तरीके की फॉल्स कॉज वैरायटी ही है, एक तरीके का फॉल्स कॉज है, बट इसका स्पेसिफिक नेम है। जहां पर भी आपको एक चेन रिएक्शन देखने को मिलेगा वो एक स्लिपरी स्लोप होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझेंगे। यहां पर पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है मैंने। दैट फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप इज अ वैरायटी ऑफ फॉल्स कॉज फैलेसी, ये बता चुका हूं मैं आपको। इट अकर्स व्हेन द कंक्लूजन ऑफ द आर्गुमेंट रेस्ट्स ऑन द एलिज्ड चेन रिएक्शन and there is not sufficient reason to think that the chain reaction will actually take place। जब आप देखोगे ये जो लास्ट चेन रिएक्शन जो होने की आपने प्रेडिक्शन की है, इसके कोई भी चांस नहीं थे दूर दूर तक, बट फिर भी आपने ऐसा प्रेडिक्शन दिया है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा हो। चलिए एग्जांपल, बहुत तेजी से एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए।
Attempts to outlaw pornography threaten basic civil rights and should be summarily abandoned. आपने पोर्नोग्राफी को आउटलॉ करने की बात करी है क्योंकि इट विल थ्रेटन आवर बेसिक सिविल राइट्स एंड इट शुड बी समरली अबैंडन, मतलब पूरी तरीके से इस बारे में इसका कोई कानून नहीं बनना चाहिए. इफ पोर्नोग्राफी इज आउटलॉड, सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ मैगजीन्स इज ओनली अ शॉर्ट स्टेप अवे. अगर आप पोर्नोग्राफी को बैन करेंगे या उसको कानूनन जुर्म बना देंगे तो सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ मैगजीन्स भी ज़्यादा दूर नहीं है. आफ्टर दैट देयर विल बी सेंसरशिप ऑफ टेक्स्ट बुक्स, पॉलिटिकल स्पीचेस एंड कंटेंट ऑफ लेक्चरर्स delivered by the university professors. अब उसके बाद उन पे भी रिस्ट्रिक्शन डालोगे एंड द कंप्लीट माइंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द इनएविटेबल रिजल्ट. एक तरीके का चेन रिएक्शन बताया आपने, एक ऐसा ट्रिकल डाउन कॉज इफेक्ट बताया आपने जो कि एक कॉज की वजह से हो रहा था और लास्ट में एज एन इफेक्ट डिजास्टर की तरह दिखा. जैसे आपने बोला कि पूरा का पूरा माइंड कंट्रोल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और वो एक इनएविटेबल रिजल्ट होगा अगर आपने पोर्नोग्राफी को आउटलॉ कर दिया तो आपके सिविल राइट्स को भी थ्रेटन हो रहा है वहाँ पर. आप कुछ भी आपके हाथ में नहीं है. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि न्यूज़पेपर सेंसरशिप हो जाएगी और उसके बाद पॉलिटिकल स्पीचेस, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स तक के ऊपर जो है आप उनके कंटेंट पे भी आप अबैंडन करोगे और लास्ट में यही होगा कि पूरा का पूरा माइंड कंट्रोल किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा. तो एक तरीके से बहुत ही बड़ा एक स्लिपरी स्लोप बताया आपने और लास्ट में एक डिजास्टर दिखाया आपने, एक चेन रिएक्शन जो हो नहीं सकता, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है. अब ऐसा कुछ होना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ऑथर बहुत ही इमोशनल हो गया और उसने अपनी सारी बातों को रखने की कोशिश की. साइकोलॉजिकली सब कुछ मुझे दिख रहा है लेकिन बहुत ही वीक इंडक्टिव आंसर होगा यहाँ पे. क्लियर डिफेक्ट है स्लिपरी स्लोप का, ये डिफेक्टिव आर्ग्यूमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे. जब हमें चांसेस देखने होते हैं ना इंडक्शन में, हम हमेशा चांसेस देखते हैं, प्रोबेबिलिटी होते देखते हैं कि कितना प्रोबेबल हो सकता है ये इसके होने के चांसेस हैं, उसी को हम क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं. चलिए आज यहाँ से अभी इसको क्लियर करते हैं और आज की लास्ट फैलेसी की तरफ बढ़ेंगे. ये आज की आखिरी फैलेसी होगी और इसी के साथ हम कंप्लीट करेंगे अपना इंडक्शन वाला पूरा सब ग्रुप. वीक एनालॉजी में हम देखेंगे, यानी वीक एनालॉजी जब हमने डिस्कस किया था इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को, तो आर्ग्यूमेंट्स बाय एनालॉजी भी मैंने डिस्कस किए थे. वो आर्ग्यूमेंट जहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनालॉजी दिखेगी, हमें स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन दिखेगा दो चीज़ों के बीच में, वहाँ हम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स बोलेंगे और जहाँ कम दिखेगा हम उसको वीक आर्ग्यूमेंट बोलेंगे. तो अगर एनालॉजी बहुत ही वीक होगी तो वीक एनालॉजी, और उसी को हम फैलेसी ऑफ वीक एनालॉजी भी बोलेंगे. लेकिन बेसिकली पहले समझते हैं कि वीक एनालॉजी होगी कैसे. तो सपोज करो यहाँ पर मैंने बताया है स्ट्रक्चर कैसा होता है उस आर्ग्यूमेंट का. मैंने अगर बताया कि सपोज करो एंटिटी ए है जिसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी एंड जेड, और एक एंटिटी बी है जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसके एट्रीब्यूट्स हैं ए बी और सी. और अगर मैं ये बात बोल दूँ कि अगर ए बी सी दोनों में लकर करते हैं तो इसका मतलब बी में भी प्रोबेबली एट्रीब्यूट जेड भी होगा. ठीक है, ये भी आप एग्जांपल से बहुत क्लियरली समझ सकते हैं. अगर मैंने ये बात बोल दी कि जेड एज एन एट्रीब्यूट ए से बी में भी जाएगा तो इसका मतलब वो फैलेसी ऑफ वीक एनालॉजी है. हम नहीं बोल सकते, ये बात बहुत ही गलत होगा ये. अगर किसी के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं और किसी के अंदर 3 एट्रीब्यूट उससे मेल खाते हैं, जरूरी नहीं है कि चौथा एट्रीब्यूट भी उससे मेल खाए. तो ये देख लेते हैं कैसे होगी ये एनालॉजी वीक. मिस्टर एक्स सन इज सिमिलर टू मिस्टर वाइज डॉटर, ये हमने पहला एक स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया है यहाँ पर. अब प्रीमाइसेस क्या क्या है? मिस्टर एक्स सन लाइक्स टू स्टडी इन द स्कूल, प्ले इन द पार्क एंड लिसन म्यूजिक एज मिस्टर वाइज डॉटर. ठीक है, अब मिस्टर एक्स का जो सन है उसको भी अच्छा लगता है स्कूल में पढ़ना, पार्क में खेलना और म्यूजिक को सुनना, जैसे ही कि मिस्टर वाई की डॉटर को भी. तभी हमने बोला मिस्टर एक्स सन इज सिमिलर टू मिस्टर वाइज डॉटर. तभी हमने बोला दोनों में सिमिलरिटी है क्योंकि दोनों को ही अच्छा लगता है स्कूल जाना, पार्क में खेलना और गाने सुनना. मिस्टर एक्स सन लाइक्स टू वॉच रेसलिंग ऑन टेलीविजन. अगर मिस्टर एक्स के सन को रेसलिंग वॉच करना अच्छा लगता है तो मोस्ट प्रोबेबली मिस्टर वाई की जो डॉटर होगी उसको भी रेसलिंग देखना अच्छा लगता होगा टेलीविजन में. ये मैंने प्रेडिक्ट किया फाइनली. काफ़ी गलत प्रेडिक्शन हो सकता है ये, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर दोनों तीनों जो चीज़ें हैं वो मेल खाती हैं और चौथी भी खाए. बहुत ही आप समझ सकते हो कितना वीक इंडक्शन है, और इसीलिए हम बोलेंगे इसको फैलेसी ऑफ वीक एनालॉजी. बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हो दोनों में कि जो हमने बात बोली थी कि दैट मिस्टर एक्स सन इज सिमिलर टू वाइज डॉटर बिकॉज ऑफ द 3 एट्रीब्यूट्स. इट इज, फिर भी ये चांस नहीं है कि चौथे एट्रीब्यूट की वजह से दोनों के बीच में सिमिलरिटी और बढ़ जाए. जरूरी नहीं कि वो चौथा एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन हो. फिर भी आई होप आपको ये वीक इंडक्शन दिख रहा है यहाँ पर. अब हमने पूरे 6 वीक इंडक्शन के लगभग फैलेसीज कर ली हैं. तो फाइनली अगर ये देखें तो ये फैलेसी भी अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम कुछ आइडेंटिफाई करेंगे आज फैलेसीज, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी की थी.
तो पहली फैलेसी देखते हैं। देखिए इसमें कौन सी फैलेसी है ये बतानी है आपको, जो हमने की है। ये सारी मैं जो लाया हूँ जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारे ही फैलेशियस आर्ग्यूमेंट्स हैं और वो सारे के सारे वीक इंडक्शन वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब आपको बस ये बताना है कि इसमें से कौन सी फैलेसी है, नाम बताना है उसका। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ वायर इज सिमिलर टू द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ पाइप। अब यहाँ पर एक एनालॉजी फिर से देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे क्लियरली वो एनालॉजी दिख रही है आपको। बताया गया है कि जो वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यानी जो करंट फ्लो होता है, जो चार्ज फ्लो होता है, इट इज सिमिलर टू द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप। जैसे पाइप का पानी बहता है वैसे ही वायर के अंदर करंट बहता है। बहुत ही अच्छी एनालॉजी बताने की कोशिश की गई है। नाउ व्हेन वाटर रन्स डाउन हिल थ्रू अ पाइप, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द हिल इज ग्रेटर देन इट इज एट द टॉप। ठीक है, जब पानी जब गिरेगा पाइप से ऊपर से आपके डाउन हिल पे जब जाएगा तो उसका जो प्रेशर होगा बॉटम पे वो कम, ऑब्वियस ही बात है, बहुत ज्यादा होगा। जितना ज्यादा वो टॉप पे तभी वो नीचे की तरफ जाता है। हमने देखा है ऊपर से नीचे जाएगा अगर पानी को हम छोड़ेंगे तो। Thus, when electricity flows downhill through a wire, the voltage should be greater at the bottom of the hill than at the top. अब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली ये बात एनालॉजी जो देने की कोशिश की गई है कि अगर हम ऐसे ही ऊपर से वायर अगर डाउन हिल के हम वायर डालेंगे तो ऊपर से ज़्यादा, अगर नीचे की तरफ देखोगे तो वोल्टेज ज़्यादा होगा नीचे का, तभी वो वायर से करंट जाएगा। तो ये तो बहुत ही वीक एनालॉजी है। क्लियरली हम देख सकते हैं कि फिजिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। आप वायर को कैसे भी रख दो, ऊपर की तरफ रख दो, नीचे की तरफ रख दो, नीचे की किसी भी ग्रेविटेशनल पुल की तरफ रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसका जो वोल्टेज है उसका बिल्कुल सेम रहेगा थ्रू आउट जो बना है। और डाउन हिल हो जाने से, सिर्फ फिजिकली उसकी जो डिस्टेंस हो जाने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें पता है क्लियरली, हमें अपनी इमोशनल सेंस से भी ये बात पता है। तो एक तरीके से यहाँ पर वीक एनालॉजी है। हमें तो सिर्फ आइडेंटिफाई करनी थी, हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी थी। बट यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत ही वीक एनालॉजी का एक आर्ग्यूमेंट है, बहुत ही डिफेक्टिव आर्ग्यूमेंट है ये। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कम इंडक्शन होगा कि ये चीज़ फॉलो अप हो जाए। तो इसलिए हम बोलेंगे एनालॉजी ऑफ, सॉरी, फैलेसी ऑफ वीक एनालॉजी। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। The Daily News carried an article this morning about 3 local teenagers who were arrested on charges of drug possession. अब डेली न्यूज ने एक आर्टिकल दिया मॉर्निंग में, वहां पे एक न्यूज आई है कि 3 लोकल टीनेजर्स वर अरेस्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ द ड्रग पोजेशन। नाउ टीनेजर्स दीज डेज आर नथिंग बट अ बंच ऑफ जंकीज। ये आपने कंक्लूड कर दिया। क्या 3 टीनेजर्स के गलत करने की वजह से पूरी की पूरी जो हमारी जनरेशन है टीनेजर्स की, क्या वो बंच ऑफ जंकीज है? ये तो बहुत ही हेस्टी जनरलाइजेशन हुआ। आपने एक छोटे से सैंपल को पूरे के पूरे उस पर लगा दिया, पूरे के पूरे पॉपुलेशन सैंपल के ऊपर उसको जनरलाइज कर दिया। बिल्कुल फॉल्टी आर्ग्यूमेंट है ये, और इसको हम बोलेंगे फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। आई होप आप क्लियरली समझ सकते हैं इस चीज को। तो बहुत ही क्लियर दिख रही थी, बहुत ही आसान तरीके से दिख रही थी, बहुत ही वीक इंडक्शन है यहाँ पर। तीसरी देखते हैं। द सेक्रेटरीज हैव आस्क्ड अस टू प्रोवाइड लॉन्ज एरियाज वेयर दे कैन स्पेंड देयर कॉफी ब्रेक्स। दिस रिक्वेस्ट विल हैव टू बी रिफ्यूज्ड। If we give them lounge areas, next they will be asking for spas and swimming pools. Then it will be a racquetball court, tennis court and fitness center. Expenditures for these facilities will drive us into bankruptcy. अब यहाँ पर एक तरीके से आप देख सकते हैं एक स्लिपरी स्लोप बनाने की कोशिश की गई है। आपने लास्ट में जो प्रेडिक्शन किया वो एक डिजास्टर का किया है। आपने बोल दिया कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे अगर हमने सेक्रेटरीज की बात मान ली। ठीक है, उन्होंने हमसे बोला है हमें लॉन्ज एरियाज दीजिए अपने काम पे, तो हमें उन कॉफ़ी पीने में आसानी होगी। तो इसका मतलब आने वाले समय में उनको स्पा और स्विमिंग पूल भी देना होगा, और बॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, फिटनेस सेंटर भी देना होगा। इसी वजह से हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही एक चेन रिएक्शन बताया जो कि एलिजडली होगा ही नहीं, फॉलो अप ही नहीं हो रहा। काफ़ी हद तक ये फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है, क्लियरली दिखता है। स्लिपरी स्लोप दिख रहा है आपको यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे। तो इसको बोलेंगे फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। यहाँ से क्लियर करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 2 फैलेसीज और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। No one has ever been able to prove the existence of extrasensory perception. We must therefore conclude that extrasensory perception is a myth. किसी ने आज तक ये नहीं प्रूव किया that extrasensory perception होता है। मतलब आपने अपने माइंड से ही किसी चीज़ को परसीव कर लो, कि आंख बंद करो और कान बंद कर लो और फिर भी आप परसीव कर लो किसी चीज़ को, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को। तो इसका मतलब कि अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाया, तो इसलिए वो मिथ है। हमने देखा था, हमने क्लियरली ये चीज़ देखी थी। कहाँ पर होती है ये? बहुत ही क्लियर हमें सेकंड हमने जो फैलेसी देखी थी, फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, अपील टू इग्नोरेंस है यहाँ पर। आपने शिफ्ट कर दिया है बर्डन को, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है शिफ्ट हो चुका है यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए ये क्लियरली दिखता है अपील टू इग्नोरेंस, फैलेसी ऑफ अपील टू इग्नोरेंस। जहाँ पर अगर प्रीमाइस है नो वन हैज प्रूव्ड एक्स, तो कंक्लूजन जो होगा वो आपने बोल दोगे एक्स इज ट्रू। ठीक है,
तो वो चीज़ गलत होगी, ये एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है। चलिए देखते हैं लास्ट फैलेसी। नाउ देयर आर मोर चर्चेज इन द न्यूयॉर्क सिटी दैन इन एनी अदर सिटी इन द नेशन एंड मोर क्राइम्स आर कमिटेड इन न्यूयॉर्क सिटी दैन एनीवेयर एल्स। सबसे ज़्यादा जो चर्चेज हैं किसी सिटी में अगर पूरे देश में देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क में है, और सबसे ज़्यादा क्राइम्स भी न्यूयॉर्क में ही होते हैं। तो यानी कोइंसिडेंट दिख रहा है, कॉज इफेक्ट कोइंसिडेंटल है, वो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। सो इफ वी आर टू एलिमिनेट क्राइम वी मस्ट एबॉलिश दी चर्चेज, मतलब अगर हमें क्राइम को हटाना है तो चर्चेज को एबॉलिश कर दो। तो ये भी एक तरीके का बहुत ही वीक इंडक्शन है यहाँ पर, और काफ़ी हद तक एक इमेजिनरी कॉज इफेक्ट है, एक कोइंसिडेंटल कॉज इफेक्ट है, यानी कि यहाँ पर एक वैरायटी ऑफ फॉल्स कॉज हो रही है, यानी कि फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपका ये एक्सरसाइज करने से कुछ और क्लियर हुआ हो माइंडसेट, कैसे हम वीक इंडक्शन प्रूव करेंगे, किस किस तरीके के डिफेक्ट्स हम देखेंगे, और इससे आपकी रीजनिंग और कैसे बेहतर हो सकती है, आप कैसे और अच्छा डिसीजन मेकर हो सकते हो, कैसे आप एक आर्ग्यूमेंट की कोजेंसी को पहचान पाओगे, अब कैसे उसकी वैलिडिटी या उसकी स्ट्रेंथ को पहचानोगे आप। आई होप इस सब चीज़ों से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट हम सब ग्रुप फिर से स्टार्ट करेंगे, और उस सब ग्रुप के बाद हम देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइजेस। सब ग्रुप होगा अगला जो होगा वो होगा फैलेसीज ऑफ, हम देखेंगे प्रिजम्पशन। ठीक है, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस भी मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इसी के साथ समाप्त करूँगा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन और बढ़ी हो, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हुई हो। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से जय हिंद।